हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक छूट जा रहा था, तो हमने कहा नहीं, इसको भी ले लिया जाए। जो सिंधु सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या रोल था, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी और उसकी उन्नति में कहीं न कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी महत्व था। अगर हम इनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करें तो हम 3, 4, 5 पॉइंट के विषय में चर्चा करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट के विषय में अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता को ही गणित की जन्मस्थली माना जाता है और यहाँ पर 16 के मानक का प्रचलन जो है था। सिंधु सभ्यता में 16 के मानक का प्रचलन था, जो बहुत दिनों तक हमारी मुद्रा तंत्र में प्रयोग किया जाता रहा है। जिसे 16 आने, आप लोग बचपन में देखे होंगे कि 16 आने का जो है सिक्का। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये आयुर्वेद के प्रति भी इनकी रुचि थी। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो समुद्री फेन और मोहनजोदाड़ो से शिलाजीत की जो प्राप्ति हुई है, कहीं ना कहीं ये इनके आयुर्वेद की ओर संकेत करता, या इनकी जानकारी या इनकी रुचि आयुर्वेद के प्रति भी थी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इनको और रोगों के विषय में जानकारी थी और उसके निदान के लिए इन्होंने औषधियों का भी प्रयोग किया था। शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण हमको सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कालीबंगा और लोथल से जो है खोपड़ी में या मस्तिष्क में शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। और यहीं अगर हम मोहनजोदाड़ो से देखें, मोहनजोदाड़ो से सामान्यतया वहाँ के लोग मलेरिया रोग से पीड़ित थे और हड़प्पा में गठिया, जिसे आप आर्थराइटिस कहते हैं, और यहाँ पर जो है रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया जो है, इन जैसे रोगों के प्रमाण हमको सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं। अगर एनीमिया जैसे जो है रोग के प्रमाण मिले हो तो दासमूलारिष्ट भी हो सकता है, होता वहाँ पे। तो फिलहाल जो हम जितनी चर्चा किए हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो सिंधु सभ्यता में हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको आप कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो जो नोट करने वाली चीज़ें हैं आप नोट करते चलिए। सिंधु सभ्यता को गणित की जन्मस्थली माना गया है या माना जाता है। सोलह के मानक का प्रयोग जो बहुत दिनों तक हमारी मुद्रा तंत्र में प्रयोग होता रहा। समुद्री फेन और मोहनजोदड़ो से शिलाजीत, मोहनजोदाड़ो से शिलाजीत का प्रमाण, आयुर्वेद के प्रति इनकी रुचि को दर्शाते हैं।
शिलाजीत कालीन भैया ही नहीं खाते थे, सिंधुवासी भी शिलाजीत का प्रयोग करते थे। नोट करते चलिए इसको। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे भट्ठियों के परमार से हमको धातु शोधन के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया जाता था। जो कांसा धातु थी वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाई जाती थी। आगे और नोट करते चलिए, आप लोग नोट करते चलेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो अगर नोट करें तो हमने बताया कि इनको कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी में या मानो मस्तिष्क में शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो से सामान्यतः मलेरिया रोग और हड़प्पा से सामान्यतः, या ऐसा कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग सामान्यतः मलेरिया रोग से पीड़ित थे और हड़प्पा के लोग गठिया या आर्थराइटिस से पीड़ित थे। तो हड़प्पा से सामान्यतः गठिया, जिसको आप अंग्रेजी में आर्थराइटिस या राइटिस कहते हैं, कि रोग सामान्यतः गठिया रोग के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ से रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया, इन रोगों का प्रमाण हमको नहीं मिलता है। और मैंने बताया कि जो है भट्ठी के प्रमाण से धातु शोधन के विषय में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। अगर इसके बाद हम देखें तो जो है इनके जो है जो यहाँ के लोग जो है इनके यहाँ जो तापीय संकल्पना, सिंधुवासियों के तापीय संकल्पना के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। जैसे पकी ईंटों का निर्माण और मृद भांडों को भी पकाना, मृद मूर्तियों को भी पकाना, क्योंकि एक बढ़िया तापमान पे इनको अच्छी तरीके से पकाया जाता था। तो इस प्रकार हमें इनके तापीय संकल्पना के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो धौलावीरा नामक स्थान से जलाशयों का मिलना जो है, या जलाशयों में उचित जल प्रबंधन और उनका संरक्षण कहीं ना कहीं इनके इस टेक्नोलॉजी की ओर इनका ध्यान आकर्षित करता है। और आप लोग जानते हैं कि सिंधुवासी इनका व्यापार भी काफ़ी उन्नत था और व्यापार थल समुद्री मार्गों के द्वारा होता था। और समुद्री मार्गों के द्वारा जो यह व्यापार है, ये कहीं ना कहीं इनके मौसम विज्ञान की जानकारी की ओर भी संकेत करता है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम के बारे में भी इनको जानकारी रही होगी, इसलिए समुद्री व्यापार भी इनका डेवलप था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। से मिट नहीं रहा है, कपड़े देखते हैं।
तो इसको आगे भी नोट कर लीजिए कि यहाँ के लोगों की जो है तापीय संकल्पना के विषय में जानकारी, और ये जानकारी हमको किस रूप में मिलती है? पक्की ईंटों का निर्माण, मृद भांडों को पकाना, इसके साथ ही मिट्टी की मूर्तियों या मृद मूर्तियों को भी पकाना, जिसको आप टेराकोटा कहते हैं। उसके बाद अगर हमने बताया कि धौलावीरा से जलाशयों की प्राप्ति, धौलावीरा से जलाशयों की प्राप्ति, इनके जल प्रबंधन और उचित जल संरक्षण की जानकारी का भी संकेत करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने बताया कि समुद्री मार्गों के व्यापार के द्वारा हमें इनके मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी का भी या जानकारी की ओर संकेत करते हैं। तो ये था सिंधु सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक संक्षिप्त चर्चा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सिंधु सभ्यता के पतन को, कि पतन के क्या कारण थे, या ये इतनी उन्नत सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।